Assalamu alaikum students. अच्छा, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था जी स्लाइड नंबर 4, 5। आज यहाँ से स्टार्ट लेना है हमने। आज इंशाल्लाह ये हमारे खत्म हो जाएगा चैप्टर फाइनेंशियल एसेट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारा डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट कैरीड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस shall be subsequently measured at fair value with any change in fair value to be recognized in profit and loss. Dividend income shall be recognized in profit and loss. In simple words, अगर कोई भी आपने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा और उसको आपने डेजिग्नेट किया हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस थ्रू प्रॉफिट और लॉस लेके जाएंगे, और तब कब करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, जब ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए हो, तो डेफिनेटली उस वक्त हम उसका जितना भी प्रॉफिट और लॉस और जितना भी डिविडेंड है वो सारा का सारा हम ट्रांसफर कर देंगे उसके प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, इसकी अब सिंपल एग्जांपल है, ये देख लेते हैं। So Hasina Limited has invested in a debt instrument, details of which are as follows. Face value of instrument 100,000, premium paid on investment of the instrument 8,000, transaction cost paid on the investment of the instrument 5,800. ठीक है, अच्छा इसमें आप बेसिकली आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो किस पे करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर ऐड नहीं होगी। ये तो हमने पढ़ा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करेंगे। ठीक है जी, वो वहां पर ट्रांसफर नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कूपन रेट जो है वो 12% है और टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 इयर्स है। हसीना लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद देखें क्वेश्चन के अंदर, तो आईआरआर हमें गिवन है। ठीक है, आईआरआर है 8.848 और मार्केट वैल्यू इंस्ट्रूमेंट जो है 107,000 है। ठीक है, अब इसमें आप बेसिकली सेम वही प्रिंसिपल लगाएंगे जो हमने पहले पढ़ा है, इसमें कोई नई चीज नहीं आएगी। ये भी कर लेते हैं, यही कर लेंगे। इसी पे दूसरी शेयर कर देता हूँ, इससे आसान है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले हम इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियली एग्जांपल नंबर 6, इनिशियल आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे किस अमाउंट पर, इसकी जो फेस वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट की, फेस वैल्यू दैट इज 100,000 और उसके बाद हमारा जो प्रीमियम है इसके ऊपर दैट इज 8,000। अलबत्ता ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं होगी, ये पहला केस है जहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं हो रही। 8,000, ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 108,000। ठीक है, अब आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे इस अमाउंट पे 108,000 के बाद। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 1 साल की मार्केट वैल्यू की बने, तो वो जो हम टेबल बनाते थे स्केड्यूल, वो 1 साल का बनाना है तो हम दूसरे स्टाइल में बना लेते हैं, यानी बजाय हम कॉलम्स बनाने के रो में कर लेंगे। तो पहले तो आप इस डेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, डेट नहीं गिवन तो एनी, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है, ईयर 0 कर दें इसको, तो यहाँ पर हमारा डेबिट होगा, फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 108,000। ये हमने फाइनेंशियल एसेट खरीदा है 108,000 का, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की थी। Transaction cost is 5,800 and transaction cost shall be charged to profit and loss. ये फाइनेंशियल एसेट को डेबिट नहीं होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे
एज एन एक्सपेंस और कैश क्रेडिट हो जाएगा 5800। ये पहला केस है जहां पर हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। अदरवाइज चाहे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो, वो हम उसको फाइनेंशियल एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब जब पहला साल खत्म होगा उस वक्त हमारी एक वर्किंग बनेगी, ठीक है, और वो क्या होगी, जो टेबल बनाते हैं सिंपल सी, जिसमें आपका फाइनेंशियल एसेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड जो है ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो हमारा कितना होगा। ये पहला कॉलम होता था हमारा 108,000। इसमें फाइनेंस इनकम हम ऐड करते थे, फाइनेंस इनकम, और फाइनेंस इनकम हम कैलकुलेट किस पर करते थे, एट IRR पर 8.848%। ठीक है, अगर हम 108,000 का कैलकुलेट करें 0.08848, दैट इज 9556, ये मेरी फाइनेंस इनकम होगी, ये इसमें ऐड करते हैं। और जितना इंटरेस्ट इनकम रिसीव किया आपने, इंटरेस्ट रिसीव, वो माइनस होती थी। अब इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो कितने परसेंट है वो भी देख लेते हैं। फेस वैल्यू चूंकि 100,000 है और इस पर 12% दिया होगा, दिस वन 12%, तो आप इसका 12% लेंगे 100,000 का, 100,000 का 12%, विच इज 12,000। ये माइनस करेंगे, अब इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे। 108,000 प्लस 9556 minus 12,000, which is equal to 105,556. ये फाइनेंशियल एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। अब इसकी क्या एंट्रीज पास होंगी, दो एंट्रीज और पास होंगी, एक इसकी फाइनेंस इनकम की और एक इंटरेस्ट रिसीव की। मैंने बताया था कंपाउंड भी कर सकते हैं हम, अगर कंपाउंड एंट्री करेंगे तो ऑब्वियसली कैश मेरे पास जो आ रहा है, अगर कंपाउंड एंट्री करेंगे तो 12,000 आ रहा है, मैं 12,000 से इसको डेबिट कर रहा हूं। लेकिन इसकी ये 12,000 जो मुझे मिल रहा है, इसमें जो फाइनेंस इनकम है वो मेरी 9556 है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करती है। फाइनेंस इनकम जो है वो 9556, और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी इन दोनों का डिफरेंस, वो मैं फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, अब देखिए ना फाइनेंशियल एसेट कम हो रहा है, तो ये क्रेडिट होगा 2446 से, 444 से, सर 6 4 10 6 10 6 10, ठीक है 466। ये जो एग्जांपल हमने की है, दिस वन इज रिलेटेड टू फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, इसके लिए अब बेसिकली पेज नंबर 491 पे है आपका एग्जांपल नंबर 7। ये तो डेट इंस्ट्रूमेंट था, एग्जांपल नंबर 7 पेज 491 दिस। अब ये प्रॉपर एग्जांपल है, इसके हम एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे, ऐसा बाकी चीजें भी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ऑन 15th October 2016 Russian Industries Limited made the following investments. Kareem Limited इसने 155,000 शेयर एक्वायर किए, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो है हमारी 4% है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 मिलियन है। इसी तरह बशीर की भी इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एक स्टेरिक लगा हुआ है और नीचे लिख रहा है कि इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद फर्दर लिखता है इन्वेस्टमेंट इन केएल वाज इररिवोकेबली इलेक्टेड एट इनिशियल रिकॉग्निशन एज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। यानी ये जो करीम लिमिटेड वाली जो है इन्वेस्टमेंट, या हमने इनिशियल रिकॉग्निशन पे इलेक्ट किया है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव हमने क्यों किया होगा कि इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। ठीक है, ये ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए नहीं थी और ना ही ये कोई
आपकी कंसोलिडेशन प्रोसेस में है, क्योंकि शेयर होल्डिंग आपके सामने है, जस्ट 4% है, और कंसोलिडेशन प्रोसेस में कम से कम 50% से ज्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन BL was designated at measure as measure at fair value through profit or loss, जबकि BL में जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस आएगी। At 31st December 2016, the market price of share of KL and BL on 31st December 2016 was ₹80 and 600 respectively। ठीक है, इससे आगे वो लिख रहा है ब्रोकर जो है उसकी कमीशन, ब्रोकर नॉर्मली चार्जेस कॉस्ट ऑफ 0.2%, और ये याद रखिएगा ये 0.2% दोनों में ऐड है, ठीक है, ये दोनों में इंक्लूड है, ये ध्यान में रखिएगा, 20 मिलियन में भी इंक्लूड है और 60। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट बनाएं, इस क्वेश्चन के हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट बनाएं, ईयर एंड हम लेते हैं, ये 15 अक्टूबर है और लास्ट डेट 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर अगर मेरा ईयर एंड है, ये एग्जांपल नंबर 7, तो अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट बना लें तो ज्यादा बेहतर सीख लेंगे। एग्जांपल नंबर 7, इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और extract from statement of financial position। अब दोनों इन्वेस्टमेंट सामने लाते हैं। सबसे करीम लिमिटेड, करीम लिमिटेड के लिए हमारी इलेक्शन क्या है, थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में यानी फाइनेंशियल एसेट में इंक्लूड हो, ठीक है, जिसका मतलब है कि ये ऑलरेडी चूंकि इंक्लूड है, तो इनिशियली जो है ये 20 मिलियन पे रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। ये अगर मैं वर्किंग यहाँ KL की जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियली ये रिकॉर्ड होगी, फाइनेंशियल एसेट होगा मेरा 20 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, ना कोई डिविडेंड का जिक्र है ना कुछ, सिर्फ एक बताया उसने हमें कि साल के एंड पर KL की शेयर प्राइस 80 हो जाएगी, 80, ठीक है। अब हमने कितने शेयर है हमारे पास, 155,000, और एक शेयर की जो वैल्यू है KL की वो 80 रुपीज हो गई, विच इज इक्वल टू 12.4 मिलियन, ठीक है। यानी जो अब ईयर एंड पर मैं इसको जब रीमेजर करूंगा तो फाइनेंशियल एसेट 155,000 इनटू आई थिंक 80 था, 80, तो ये कैलकुलेट किया तो ये 12.4 मिलियन आ गया। It means there is a decline of 7.6 million, ठीक है जी। ये कैलकुलेशन
OCI में जाएगी, क्योंकि ये हमने इसको डेजिग्नेट किया हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। ठीक है जी, इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता क्योंकि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह BL में आते हैं। अच्छा, BL में इशू ये है कि ये जो फाइनेंशियल एसेट गिवन है बशीर लिमिटेड का, ये हमने एक्वायर किया है 65 मिलियन। ठीक है, ये हमने एक्वायर किया 65 मिलियन, और इसमें वो लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन बी मिलियन वाज डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और इस 65 मिलियन में हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो है वो 0.2% जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड है। और अभी हमने पढ़ा है कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के केस में इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए, तो इस 65 में चूंकि 0.2 मिलियन ऐड है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए। तो पहले तो फाइनेंशियल यानी जो आपने परचेज किया, हमने परचेज किया 65 मिलियन। ओके, 65 मिलियन। अब इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट में लेस कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस अमाउंट पे नहीं होगी प्लीज, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है 0.2%। इसका मतलब ये 1.2% है। ठीक है, यानी ये 1.2% है ना, तो इसको इस तरह कर लें, 65 डिवाइडेड बाय 1.2% हो गया ना, 0.2%, 0.2 डिवाइडेड बाय 100 करने, 0.002 इंटू 0.002। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इंटू 65 डिवाइडेड बाय 1.002, 0.13 is the transaction cost। अब इसको अगर लेस करूं तो 65 माइनस 0.13 64.87। हाँ, इस पे असल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकलती है। अब आप 64.87 का 2% लोगे तो एग्जैक्टली वही आएगा। ठीक है, 0.00212.13 एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो ये 64.87 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके जाएंगे। तो ये 81 मिलियन की अमाउंट आ जाती है, इसको जब मल्टीप्लाई करें ये 81 मिलियन, और ऊपर फाइनेंशियल एसेट है 64.87। देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू एंड दिस इंक्रीज वुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब 81 मिलियन में से अगर मैं लेस कर दूं 64.87 मिलियन, तो 16.13 की जो अमाउंट आएगी, दिस इज फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट। तो अब इसको हम एक्सट्रैक्ट में अगर लेके आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में चीज आ रही है, चूंकि ये मेजर कर रहे हैं हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इसी को देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये जो इंक्रीज आ रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें लिखते हैं फेयर वैल्यू गेन ऑन फेयर वैल्यू फाइनेंशियल एसेट थ्रू, ये पूरा लिखेंगे हम, फेयर वैल्यू थ्रू अदर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और रुपीस इन मिलियन 16.1
0.13 ये गेन आ गया। इसके अलावा इस पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है दैट शैल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आ रही है दिस वन इज 0.13 मिलियन, ये यहाँ माइनस में लिखेंगे। एंड देन फिर आएगा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की हेडिंग, और यहाँ चूंकि ये मेजर हो रहा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, तो यहाँ पर 7.6 मिलियन जो है ये फेयर वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ लिखूंगा फेयर वैल्यू लॉस ऑन फाइनेंशियल एसेट थ्रू या measured as fair value through other comprehensive income, और ये मेजर कर रहे हैं हम 7.6 मिलियन पे। इसका यानी लॉस मेजर किया हमने 7.6 और ये माइनस में शो कर रहे हैं। ठीक है, जो आइटम आपकी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जाएगी, और जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में आएगी वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ट्रांसफर हो जाएगी। अब जिसमें का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो इसमें जो पहली हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट, इसमें एक ही हेडिंग आती है फाइनेंशियल एसेट्स, लेकिन हम ये दोनों अलग-अलग शो कर सकते हैं। वैसे तो डिस्क्लोजर में जाके देते हैं लेकिन यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ दोनों अलग लिख रहा हूँ। फाइनेंशियल एसेट measured at fair value through profit and loss, और थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू ये आई थिंक कोई इंटरनेट का थोड़ा सा इशू लग रहा है, बार बार डिस्कनेक्शन हो रही है। अच्छा इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अच्छा इसके बाद एक और एग्जांपल आएगी इंस्ट्रूमेंट की 492 पे, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है आपकी बुक में, इसको भी देख लें। 492 इसमें डिविडेंड वगैरह भी आ रहा है। मुजम्मल लिमिटेड परचेज 5000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच, ये उसने शेयर खरीदे 100 रुपीज में, और इसमें लिख रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% इन बोथ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग। फेयर वैल्यू एट डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोज: 1 जनवरी, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 30 नवंबर को उसने लिखा है सोल्ड ऑन द सेम डेट। ठीक है, एक्चुअली ये क्वार्टरली अकाउंट्स जो बनते हैं लिस्टेड कंपनी के, तो ये क्वार्टरली वैल्यूएशन की जाती है इसकी। डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹4 पर शेयर वाज अनाउंस्ड ऑन 30 जून 2009। ठीक है, प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज अज्यूमिंग मुजम्मल लिमिटेड क्लासिफाई द शेयर अंडर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। यानी इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज ये है कि एक ही क्वेश्चन देकर उसने इसको ने पहले अज्यूम ये किया है कि अगर ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो और हम इसको डील करें फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, तो तब जनरल एंट्रीज क्या होंगी, और अगर हम फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम जाते हैं और नॉट हेल्ड फॉर ट्रेड होगा तब हमारी एंट्रीज क्या होंगी। तो अब दोनों में फर्क भी देख लेते हैं, और ये हम ऐसे करेंगे कि कंपैरेटिव फॉर्म में कर लेते हैं ताकि इजीली हो जाए। तो ये नेक्स्ट स्लाइड लूंगा मैं इसमें।
एग्जाम्पल नंबर अब हमारे पास है 8। एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसमें हम 2 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और सेकंड वो कह रहा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इसको कंपैरेटिव कर लेंगे, जरा समझने में आसानी होगी कि दोनों में बेसिक फर्क क्या हो। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं परचेज एंट्री से। 1 जनवरी को हम परचेज करेंगे। मुजम्मल लिमिटेड परचेज 5000 शेयर फॉर 100 डेज, क्योंकि 100 में खरीद रहा है और ये 1 जनवरी में 100 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी। सो ये बड़ा क्लियर बता रहा है कि ये आपने 100 रुपीज 1 जनवरी को बाय किया, क्योंकि फेयर वैल्यू पे बाय करते हैं, और इस पर 2% कमीशन है बाइंग पर भी और 2% कमीशन है सेलिंग पर। अभी तो बाइंग कर रहे हैं तो 2% कमीशन होगी। तो अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें कमीशन की, ये तो सिंपल है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 5000 शेयर्स है और 100 रुपीज का एक शेयर है, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ गई, और इसका 2% जो है वो हमारी कमीशन जो हम पे करेंगे, यानी 5000 इंटू 100 इंटू 0.02, तो 10,000 रुपीज हमारी कमीशन आ जाती है। तो अब एंट्री क्या होगी ऑन 1 जनवरी 2009। अब चूंकि मैंने ये बाय किया और इस पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपकी कितनी आ जाएगी जी, 10,000 कमीशन, जो कमीशन है वो आपने वो भी पे किया, और 500,000 इंटू 100 यानी 5 मिलियन रुपीस भी पे किया। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो मैंने ये पे किया है 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100 यानी 500,000 पे किया और प्लस 10,000 कमीशन पे की, तो ये अमाउंट आ जाएगी 510,000। तो मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ 510,000 का है, लेकिन मेरा फाइनेंशियल एसेट जो है वो डेबिट होगा 500,000 से, क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। यानी यहाँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर दूंगा 10,000 और कैश क्रेडिट कर रहा हूँ। और अगर यही इन्वेस्टमेंट हम डील करें फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उस सूरत में जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो फाइनेंशियल एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, तब भी बनेगी फाइनेंशियल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये पूरी अमाउंट होगी 510। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं होती। ये पहला फर्क है जो इन दोनों में आया। अब इससे आगे मूव करेंगे नेक्स्ट डे 31 मार्च 2009 को इसकी जो वैल्यू है that is 108,000. Fair value has increased to 108,000. तो अब हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट डेट्स की कैलकुलेट करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं 31 मार्च की। 108 है तो ये आ जाएगी 5,000 इंटू 108। So 5,000 into 108, that is 540,000. Now the value of financial asset is 540,000. अब पहले कितना था 500,000। ठीक है, तो इसलिए 31 मार्च को मैं कह सकता हूं कि इस पे मेरा जो इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुई है, वो 40,000 की। तो मैं फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करूंगा 40,000 से और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दूंगा 40,000 से। द अमाउंट ऑफ गेन शैल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब मैं आता हूं फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उस सूरत में भी यही इसी तरह आप मेजर करोगे, लेकिन इस केस में 510 पे फाइनेंशियल एसेट था और वैल्यू 540 है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 30,000। यहाँ फेयर वैल्यू में डेबिट करूंगा 30,000 से ताकि ये 540 का हो जाए,
और जो 30,000 का गेन आया है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट हो, OCI को क्रेडिट हो। ये ठीक है। इसी तरीके से ये मार्च है, ये मैंने दिसंबर लिखी है, मार्च। अच्छा, उसके बाद 30 जून की वैल्यूएशन देखिएगा, फिर इंक्रीज हुई शेयर प्राइस, इंक्रीज आ गई 110 पर, ठीक है, 111 पर। तो अब एक और फेयर वैल्यू निकालते हैं, 30 जून 2009। अब वैल्यू क्या है फाइनेंशियल एसेट की, 5,000 इंटू 111, विच इज ऑब्वियसली 5,500 ऑफ वैल्यू हो चुकी है। अच्छा, अब इससे पहले जो फेयर फाइनेंशियल एसेट है, चाहे मैं प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू मेजर करूं या OCI के थ्रू मेजर करूं, वो 540 था। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 15,000। अब दोनों में इंक्रीज सेम होगी। पहले डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट जो है फाइनेंशियल एसेट की दोनों मेथड्स में थोड़ी सी डिफरेंट है। तो लिहाजा 30 जून को अब जो गेन आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे और यहाँ एंट्री वही बनेगी, फाइनेंशियल एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अमाउंट आएगी 15,000। लेकिन जब दूसरी केस में जहां आप इसको मेजर कर रहे हो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो फिर फाइनेंशियल एसेट डेबिट करोगे और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट चेंज नहीं होगी, 15,000 ही। अच्छा, उसके बाद हमने यही पढ़ा था, ये नीचे देखिएगा, डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹4 पर शेयर वाज अनाउंस्ड ऑन 30 जून, ठीक है। और यहाँ अनाउंस्ड है तो हम इसको वो यूज करेंगे कि रिसीव हो गया, क्योंकि ये आपका इंटरम है। अब ₹4 पर शेयर आपको डिविडेंड मिल रहा है और डिविडेंड इनकम बनेगी 5,000 शेयर्स इंटू 420,000। तो डिविडेंड इनकम याद रखिएगा, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। डिविडेंड इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम। और इसको मैं ब्रैकेट में ये भी लिख रहा हूँ, इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ये डिविडेंड की अमाउंट तो इजीली निकल आएगी, 5,000 इंटू 420,000, ये डिविडेंड है। और अगर हम मेजर करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो तब भी वही रहेगा, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। 20,000 ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद अब देखिएगा नेक्स्ट डेट 30 सितंबर को वैल्यू कम होकर 110 पर आ चुकी है, ठीक है। अब इसका मतलब दोबारा मेजर करता हूँ, 30 सितंबर 2009, 5,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू अब कम होकर 110 पर आ गई, दैट इज 550,000। अब ये जो 550,000 की अमाउंट आ रही है और ऐसे कंपेयर करता हूँ 555 से, तो 5,000 का लॉस आ रहा है। तो 30 सितंबर को लॉस के केस में एंट्री हुई रहेगी, सिर्फ रिवर्स हो जाएगी। यहाँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा फेयर वैल्यू लॉस की वजह से और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। सेम अमाउंट आएगी जब आप इसको मेजर करोगे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सिर्फ फर्क ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह मैं डेबिट कर दूंगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट बाय 5,000 रुपीज। अब आइएगा लास्ट डेट को, लास्ट ट्रांजैक्शन मीन जो से दी है 30 नवंबर 2014 को सेल कर रहे हैं। कितने में सेल कर रहे हैं? 114 पे, ठीक है जी। और ये अब आइएगा सेल्स कर रहे हैं 30 सितंबर 2009। अब 5,000 शेयर्स हैं और हम इसको सेल कर रहे हैं कितनी वैल्यू पर? 114 पर। तो ये आ जाएगा जी 5
70,000। लेकिन इस पे हमने कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की, कमीशन, ये सेलिंग के वक्त है 2%। अब 570 का अगर मैं 2% लूं, which is 11,400, और अगर 11,400 इसमें से लेस कर दूं तो नेट प्रोसीड जो है मेरे पास वो आ रही है 558,600। अच्छा, अब इधर जब एंट्री करेंगे 30th 11/2009, अब ये चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अब देखते हैं कि फाइनेंशियल एसेट की मेरी लास्ट वैल्यू क्या थी। लास्ट वैल्यू ऑब्वियसली वो यही थी 550,000। तो फाइनेंशियल एसेट तो क्रेडिट होगा 550,000 से, लेकिन कैश आ रहा है हमारे पास, कैश को मैं डेबिट करूंगा 558,600 से, ठीक है, नेट अमाउंट से। ये मैं कंपाउंड एंट्री कर रहा हूँ, और फाइनेंशियल एसेट अब मेरा खत्म हो गया, डी रिकॉग्नाइज हो गया, और उसकी वैल्यू आ रही है बुक्स में 550,000। जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज अ गेन, एंड गेन शैल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,600। अब अगर आप टेक्निकली देखें तो मेरा गेन तो ज्यादा हो रहा था, क्योंकि लास्ट वैल्यू मेरी 110 थी, अब वैल्यू 114 है, यानी 4 रुपीज पर शेयर मेरा, 4 रुपीज पर शेयर जो है वो मेरा प्रॉफिट है अगर टेक्निकली देखें, ठीक है, 4 रुपीज पर शेयर। तो लेकिन उसमें मुझे कमीशन भी पे करनी पड़ी, तो जो कमीशन लेस करके अमाउंट आएगी वो मेरा नेट गेन हो जाएगा। और यही सेम गेन आएगा जब मैं इसको मेजर कर रहा हूँ फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में, तो एंट्री में भी थोड़ा सा फर्क आएगा। ये कैश डेबिट करूंगा, जो कैश मेरे पास 558,600 आ रहा है, इवन फाइनेंशियल एसेट में क्रेडिट करूंगा 550,000 से। अब जो रिमेनिंग 8600 है ये मैं क्रेडिट कर दूंगा अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम को 8600, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चूंकि अब मेरी ये तो क्लोज हो गया, खत्म हो गई, क्योंकि अब फाइनेंशियल एसेट रहा नहीं, ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो उस वक्त से पहले तो खत्म हो चुका है। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस दिन आपकी फेयर वैल्यू, ये वाला केस में हम इसको मेजर करते हैं फाइनेंशियल एसेट थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसके अगेंस्ट अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम क्रिएट हो रही है, जब ये एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा तो उसकी अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो भी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। पहले तो आप देखिएगा अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम की वैल्यू क्या है, ये 30,000, ये पहली वैल्यू आ रही क्रेडिट, 15,000 ये सेकंड वैल्यू है जो क्रेडिट है, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम की थर्ड वैल्यू जो डेबिट हो रही है, और ये फोर्थ वैल्यू जो क्रेडिट है। इसका तो 3 क्रेडिट है, सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 30,000 प्लस 15,000 प्लस 8600, ये सारे प्लस वालों को इकट्ठा किया और माइनस कर दिया मैंने 5,000 से। अब देखिए 30 प्लस 45 48,600 की अमाउंट है जो मेरी अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में मौजूद है।